नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने स्पेस की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। गूगल ने भारत में स्पेस सेक्टर में पहला निवेश किया है। ये निवेश बेंगलुरु के स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल में किया गया है, जो $36 मिलियन यानी करीब 300 करोड़ रुपए का है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया 2022 में इसका इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में गूगल भारत के उभरते स्टार्टअप्स में करीब $300 मिलियन का निवेश करेगी। इस फंडिंग राउंड में स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल को सिर्फ गूगल से ही निवेश नहीं मिला, बल्कि कई अन्य निवेशकों ने भी इसमें पैसे लगाए। गूगल के अलावा रेडिकल वेंचर्स, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, ब्लूम वेंचर्स, ग्रोएक्स, स्पार्टा और अथीरा वेंचर पार्टनर्स ने भी इसमें पैसे लगाए हैं। पिक्सल ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि इन पैसों की मदद से उसे हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने में मदद मिलेगी। पिक्सल के सैटेलाइट से मिले डेटा के जरिए प्रदूषण, गैस लीक, तेल का रिसाव और मिट्टी पानी का प्रदूषण पता चलेगा। साथ ही जंगलों और फसलों की हेल्थ से जुड़ा डेटा भी काफी स्पीड से हासिल हो सकेगा। हाल ही में जुटाए पैसों से कंपनी 2024 तक 6 सैटेलाइट और 2025 तक 18 सैटेलाइट लॉन्च करने के अपने टारगेट को हासिल करना चाहती है। पिछले एक साल में कंपनी ने ऑर्बिट में 3 रास्ता ढूंढने वाले मिशन लॉन्च किए हैं। मकसद स्ट्रेट के गहरे पानी में इंडोनेशियाई समुद्री वैज्ञानिक सियाफुद्दीन यूसुफ ने एक चिंताजनक दृश्य की ओर इशारा किया। उन्होंने वहां बमबारी से क्षतिग्रस्त कोरल रीफ्स और मछलियां देखी। लगभग 2 दशकों तक यूसुफ ने पूर्व शिकारियों के साथ मछली पकड़ने के लिए डायनामाइट के उपयोग से नष्ट होने वाली कोरल रीफ्स के पुनर्वास के लिए काम किया है। समूह ने 120 द्वीपों के एक समूह के आसपास लगभग 30 एकड़ कोरल को पुनर्स्थापित किया है, जिसे मकसद स्ट्रेट में स्पर्मोंट आर्किपेलागो के रूप में जाना जाता है। 15 साल पहले हसनुद्दीन विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार क्षेत्र के मूल रीफ क्षेत्र का केवल 2% ही बचा हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय तक स्थानीय मछुआरे विस्फोटकों और रसायनों का इस्तेमाल आसान संग्रह के लिए मछली को अचेत करने या मारने के लिए करते थे। यूसुफ ने कहा कि मैं देखता हूं और सीखता हूं कि मछुआरों की आदतें क्या हैं। फिर हम उनके जीवन में प्रवेश करते हैं और विनाशकारी मछली पकड़ने से संरक्षणवादी बनने में सक्षम होने के लिए उनकी मानसिकता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है यूसुफ ने। Jadi saya membaca dulu. I observe and learn what the fishermen's habits are. Dengan kebiasaan itu, habit. Then we enter into their lives and try to influence their souls and mindsets to be able to change from destructive fishing to being conservationists. Destructive fishing menjadi conservationist. पटना से रांची के बीच चलने वाली बहुप्रेक्षित वंदे भारत ट्रेन मंगलवार को पटना जंक्शन पहुंच गई। चेन्नई से वंदे भारत की 8 कोच की रेक पटना पहुंची तो देखने वालों की भीड़ लग गई। इस नई रेक का पटना रांची के नए रेलखंड पर ट्रायल दिया जाएगा। हालांकि इसके उद्घाटन व भाड़े को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा भी बाकी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस ट्रेन के उद्घाटन की घोषणा 15 जून के बाद से कभी भी हो सकती है। फिलहाल दानापुर मंडल के रेल कर्मियों को इसके परिचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल के लिए पहला वंदे भारत ट्रेन का रेक मिला है। 8 कोच वाले इस रेक को अभी ट्रायल के लिए रखा गया है। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस पटना के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में ही किया जाना है। इसके मेंटेनेंस के लिए रेल कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेन के गार्ड, लोको पायलट व टीटीई के साथ ही कोच अटेंडेंट को भी विशेष रूप से प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन के परिचालन की तिथि व किराया भी शीघ्र ही तय किया जाएगा। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन से सफर करने से यात्रियों का 5 घंटे का समय बचेगा। वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ये ट्रेन पटना से खुलने के बाद जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग, टाटी सिलवे और रांची रुकते हुए हटिया में रुकेगी। वहीं हटिया से पटना जाने के दौरान इन्हीं स्टेशनों पर रुकेगी। आइए देखते हैं इस ट्रेन के बाद लोगों में कैसा उत्साह रहा। पटना में पहली बार आया है तो खुशी तो होगी रहा है। अपने शहर में आया है घूमने में, अब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। कुछ लुक बढ़िया है,
सीट भी अच्छे डिजाइनर से है, काफ़ी अच्छा लुक्स है। और गर्व की बात है कि भारत की है, और गर्व की बात है कि मेक इन इंडिया है, भारत की ट्रेन है। हम लोग इसका ड्यूटी है कि बढ़िया से ये चले जाए आप राजेंद्र नगर। अच्छा। मुगल सराय से इसमें बैठे हुए हैं आरपीएफ के लोग, और हमारे यहाँ पटना जंक्शन पर हम लोग जीआरपी से हैं, और हम लोग इसीलिए यहाँ ड्यूटी में है कि मैंने ये यहाँ से गाड़ी सुरक्षा। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे जनता बहुत खुश है कि जो है वंदे भारत जो है रांची के लिए हम लोग जाएंगे, कम समय में जाएंगे। देश और दुनिया के लाखों लोगों की तरह खुद को फिट रखने के लिए और अपना वजन कम करने के लिए 20 साल पहले बंगाल की रहने वाली महाश्वेता घोष ने दौड़ना शुरू किया। श्वेता अपना बढ़ते वजन से परेशान थी। इससे परेशान होकर एक दिन श्वेता ने ठान लिया कि अब वजन कम करना होगा। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन श्वेता को भी नहीं पता था कि एक दिन उनकी दौड़ उनको नई पहचान देगी। वो देश की पहली ऐसी महिला बनेंगी जिन्होंने दुनिया के सबसे कठिन माने जाने वाले मैराथन ऑफ सैंड में भारत को रिप्रेजेंट किया और इस मैराथन को खत्म किया। मैराथन ऑफ सैंड के बारे में जानकारी देते हुए श्वेता बताती हैं कि ये सहारा के रेगिस्तान में आयोजित होती है, जिसमें दुनिया भर के लोग हिस्सा लेते हैं। साल 2022 के लिए इसमें 1100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। ये कुल 7 दिनों तक चलती है और इसमें कुल 256 किलोमीटर चलना होता है। श्वेता आगे बताती है कि सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप एक अलग माहौल, मौसम और अलग ट्रैक पर दौड़ते हैं। रेगिस्तान में रेत की वजह से चलना काफी मुश्किल होता है। सहारा का तापमान काफी होने की वजह से भीषण गर्मी और धूप का सामना करते हुए पैदल चलने की वजह से उनके पैरों में छाले भी आ गए थे। मैराथन में कंटेस्टेंट्स को अकेला रहना होता है, ना उसके पास फोन होता है और ना ही अपने परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद होता है। रोजाना एक टारगेट सेट किया होता है, उसको पूरा करना होता है। श्वेता आगे बताती हैं कि उन्हें इस मैराथन की प्रेरणा नेटफ्लिक्स पर मौजूद एक सीरीज लूजर्स से मिली, जिसमें जो किरदार होते हैं वो इसी मैराथन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो कहीं खो जाता है और बिना खाने और पानी के 9 दिनों तक अपना गुजारा करता है। ये देखकर श्वेता ने भी तय किया कि उन्हें भी मैराथन में हिस्सा लेना है। ये बात साल 2019 की है, लेकिन उस समय श्वेता का पैर टूट गया था और फिर कोरोना काल शुरू हो गया। इसी वजह से उन्हें 3 साल का वक्त लग गया। दिल्ली को नया टूरिस्ट स्पॉट मिलने जा रहा है। दिल्ली के तिमारपुर लेक को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी घोषणा दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की। केंद्रीय मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संबंधित कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए तिमारपुर झील स्थल का दौरा किया और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना न केवल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय आबादी के सामने पानी से संबंधित मुद्दों को भी कम करती है। उन्होंने आगे कहा कि 40 एकड़ में फैली तिमारपुर झील को जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। भारद्वाज स्थानीय निवासियों और बच्चों के साथ पर्यावरण संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए झील के चारों ओर वृक्षारोपण गतिविधियों में लगे हुए थे। भारद्वाज ने कहा कि झील का निर्माण अपने अंतिम चरण में है और 90% काम पूरा हो चुका है। बाकी काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य एक पारिस्थितिक प्रणाली स्थापित करना और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज को अधिकतम करने के लिए लागत प्रभावी तरीकों को लागू करना है। यहाँ बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी झील में जाएगा। एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद ये जल भंडारण और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में सहायता करेगा और जल उपचार में योगदान देगा। बरसात का मौसम आने वाला है। उस समय आर्थिक राजधानी मुंबई में खूब बारिश होती है। हर साल पूरी मुंबई जलमग्न हो जाती है, सड़कों पर पानी भर जाता है। मुंबई में कुछ समय पहले शुरू हुई नई मेट्रो लाइन पर बारिश से दिक्कत ना हो, इसके लिए MMRC एक्टिव हो गई है। MMRC ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। मुंबई मेट्रो ने मॉनसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चारकोप डिपो में मॉनसून नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिया है। ये मॉनसून कंट्रोल रूम अत्याधुनिक तकनीक और उच्च प्रशिक्षित पेशेवरों की एक टीम से लैस है, जो खराब मौसम में किसी भी संभावित जोखिम या व्यवधान को कम करने के लिए निर्बाध सेवाएं प्रदान करेगा। मुंबई मेट्रो की तरफ से किसी भी समय मुसाफिरों की मदद के लिए संपर्क नंबर जारी किया गया है। मॉनसून नियंत्रण कक्ष के साथ संचार की सुविधा के लिए एक हॉटलाइन नंबर स्थापित किया गया है। हॉटलाइन नंबर सीधे राज्य आपदा प्रबंधन, ग्रेटर मुंबई नगर निगम, पुलिस नियंत्रण कक्ष, एम्बुलेंस सेवाओं और फायर ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है,
जो किसी भी आपात स्थिति में सेवाएं प्रदान करेगा। मुंबई मेट्रो के लागू किए गए प्रमुख उपायों में से एक 10 मेट्रो स्टेशनों पर 5 लाइनों 2A और 7 में पवन बैंड एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। ये एनीमोमीटर हवा की गति को सटीक रूप से मापते हैं, जिससे मुंबई मेट्रो को हवा की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और ये निर्धारित करने में मदद मिलती है कि क्या इसे जारी रखना सुरक्षित है या नहीं। वीडियो न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।